हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग विजन आईएएस टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं फॉर द यूपीएससी पीटी 2026 के लिए। ठीक है, उसमें जो है हम लोगों ने जो है 7 टेस्ट इस समय डिस्कस कर रहे हैं, उसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आज हम लोग जो है 51 से 100 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द यूपीएससी पीटी और जो स्टेट एग्जाम है उसके लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, वो फैक्ट आपको आपके स्ट्रांग होते जाएंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है ये आप सीखते जाओगे। ठीक है, और स्टेट पीसीएस के लिए भी तैयारी होती जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पीटी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर पहला है, तो है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, इस संदर्भ में बात कर रहा है। तो यह केवल सतही जल के अनुरक्षण और पुनर्बहाली का प्रावधान करता है, भूजल का नहीं। तो जैसे केवल किस में है, तो मैक्सिमम टाइम 95% ये रॉन्ग होगा। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो भी ऐसे सॉल्व करना है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन अभी हम लोग देखेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधिनियम के उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है। बिल्कुल, ये सामान्य स्टेटमेंट है, ये सही होगा। ठीक है, और जो है इसमें जो है 1974 का जो एक्ट है, ठीक है, इसमें जो है प्रदूषण जैसे मल जल वायु स्राव सीवेज इंस्टू एक्सप्लुएंट एंड जो व्यावसायिक ट्रेड यानी कि एफ्लुएंट है, या सरिता इंस्ट्रूमेंट यानी कि स्ट्रीम है, जैसे बोर्ड जैसे शब्दों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, इन सब के जो है निपटान की बात करता है। ठीक है, तो केवल जो है भूजल की बात नहीं की गई, सतही भूजल की बात नहीं की गई, इसमें बहुत सारे जो है सीवेज ट्रीटमेंट की बात की गई। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, पहला गलत है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पे। ठीक है, इस अधिनियम का उद्देश्य बेसिकली जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण करना है, जल की स्वास्थ्य प्रदाता को बनाए रखना या पुनर्बहाल करना है, जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए बोर्डों की स्थापना करना है। ठीक है, तो ये जो है वाटर पोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, तो लगभग इसी से देखा जा रहा है वाटर पोल्यूशन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 52 है, गैसों में से किसकी वैश्विक तापन संभाव्यता ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सर्वाधिक है। ठीक है, किसकी सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, तो सल्फर हेक्साक्लोराइड की है, SF6। ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा है। मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों की वैश्विक तापन संभाव्यता ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP का अर्थ है कि प्रत्येक गैस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कितनी ऊष्मा को अवशोषित करती है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा उस अवशोषित करती है। ओके, तो ये जो है कौन सा है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं, 53 पे चलते हैं। 53 है जैविक पारस्परिक क्रिया और उदाहरण। ठीक है, तो इसमें जो है पहला है परभक्षण। परभक्षण मतलब दूसरों का कौन भक्षण करता है, तो घटपर्णी जो होती है प्लांट। ठीक है, ये घटपर्णी, इसके ऐसे ही पत्ते खुले रहते हैं, ओपन रहते हैं, और ये जो कोई भी जो है इस पे कीड़े वगैरह अटैक आते हैं, ठीक है, बैठते हैं, वो सीधे इसको खा जाती है। इसको जो है अपना जो पत्ता है वो सिकोड़ लेती है। ठीक है, पिंचर प्लांट द्वारा कीट का भक्षण किया जाता है। ठीक है, तो घटपर्णी बेसिकली पिंचर प्लांट द्वारा कीटों को खाना परभक्षण का एक उदाहरण है, जहाँ प्रजाति ये घटपर्णी का को लाभ मिल रहा है और प्रजाति भी कीट की हानि हो रही है। यहाँ घटपर्णी पिचर प्लांट पर भक्षीय और कीट शिकार है। ठीक है, तो जो है एक सही है। दूसरा अस्पर्धा, अस्पर्धा क्या है, स्पर्धा बेसिकली सदाबहार वनों में पौधे सूर्य के प्रकाश के आपस में संघर्ष करते हैं कि कौन सा, जैसे कि बहुत सारे प्लांट हैं। ठीक है, बड़े बड़े प्लांट होते हैं सदाबहार वन में। सदाबहार वो वन होते हैं जिसमें हमेशा सदाबहार होता है, हरा भरा होता है। तो यहाँ जो हल्के छोटे बड़े पौधे होते हैं उनको जो है ये स्पर्धा करते हैं इन बड़ों से कि इनको रोशनी नहीं मिल पाती। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट होता है सदाबहार में, तो सनलाइट यहाँ पड़ता है ऊपर ऊपर, नीचे को नहीं पता, इसलिए बहुत ज़्यादा सोर्स का यूज नहीं कर पाते सनलाइट का। ठीक है, तो सदाबहार वन में स्पर्धा पाई जाती है। सदाबहार वनों में
पौधे सूर्य के प्रकाश के लिए आपस में संघर्ष कर रहे हैं, जो उनकी बुद्धि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यह प्रतिस्पर्धात्मक पारस्परिक क्रिया का उदाहरण है, जहां पौधे एक ही स्रोत यानी सूर्य के प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। तीसरा, अंतरजातीय परजीविता। ठीक है, एमेंसिलिज्म। तो ये क्या है? बेसिकली गौरैया द्वारा बीज का खाना। तो गौरैया द्वारा बीज का खाना परभक्षण का एक उदाहरण है। ठीक है, जहां गौरैया को लाभ हो रहा है और बीज की हानि हो रही है, तो ये अंतरजातीय परजीविता नहीं है। ठीक है, तो इसमें बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, 54 पे चलते हैं। 54 बेसिकली जैव विविधता के प्रकार और माप है। 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो अल्फा क्या है? अल्फा बेसिकली पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच प्रजातियों की संख्या में परिवर्तन को दर्शाता है। दर्शाता है ये, तो इसको फिर से देखना है। तो जो है अल्फा विविधता क्या है? तो अल्फा विविधता बेसिकली किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की प्रचुरता को बताता है। ठीक है, किसी प्रजाति की विविधता को मापने में सामान्यतः प्रचुरता के अनुमान शामिल होते हैं। इसे अल्फा विविधता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जहाँ प्रचुरता की बात होगी उसे अल्फा कहते हैं। ठीक है, अल्फा ध्यान रखना, प्रचुरता की बात होती है जहाँ, वहाँ अल्फा होगा। दूसरा, बीटा क्या है? तो बीटा बेसिकली परिस्थिति तंत्रों के भीतर या उनके बीच जैव विविधता में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन। परिवर्तन जहाँ वर्ड होगा वो बीटा होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच प्रजातियों की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, प्रजातियों का परिवर्तन होता है। ओके, एंड थर्ड है गामा विविधता। तो इस संपूर्ण क्षेत्र में कुल जैव विविधता को कहते हैं। ठीक हो, गामा विविधता बेसिकली संपूर्ण क्षेत्र में संपूर्ण क्षेत्र के भीतर कुल जैव विविधता का अनुमान लगाती है। ओके, तो इसमें दो सही, एक सही है, ओनली वन। ओके, एक ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 55 पे चलते हैं। 55 जो है प्रकाश, रासायनिक, धूम, कोहरा, प्रदूषक। ठीक है, मिश्रण है जो तब बनता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बन यौगिक बीओसीज सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करते हैं, जिससे शहरों के ऊपर भूरे रंग का कोहरा बनता है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट। ठीक है, दूसरा है प्रकाश, रासायनिक, धूम, कोहरा एक ऑक्सीकारक धूम कोहरा है। ठीक है, ये भी सही है, तो इसमें सी इज द करेक्ट। बेसिकली प्रकाश, रासायनिक, धूम, कोहरा फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं। प्रदूषकों का एक मिश्रण है। प्रदूषकों का एक मिश्रण है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बन यौगिक सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करते हैं, तब इसका निर्माण होता है। इससे शहरों के ऊपर एक भूरे रंग का कोहरा धुंध छा जाता है। यह उष्ण, शुष्क और साफ धूपमयी मौसम में बनता है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, 56 पे चलते हैं। 56 में पूछ रहा है कारकों में से कौन या कितने जो है मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? तो मृदा प्रदूषण के लिए बहुत चीज उत्तरदायी तो होते हैं। तापीय विद्युत संयंत्र से निकलने वाली फ्लाई एश, यस, ये मृदा अवशोषित वो करते हैं, मृदा प्रदूषण। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट तो करते हैं, खनन कार्य करते हैं, उर्वरक और कीटनाशक तो करते ही हैं, भूमि पर फेंका गया घरेलू अपशिष्ट ये भी करते हैं। इसके साथ ही नगर पालिका स्रोत हैं। ठीक है, मृदा प्रदूषण की घरेलू स्रोत हैं। ओके, औद्योगिक स्रोत हैं, कृषि स्रोत हैं, जैसे रसायन यूज करते हैं, तो ये सब बहुत सारे स्रोत हैं, लगभग सभी हैं। ठीक है, तो पांचों इसके सही हैं, यानी कि डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं और 57 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूल निधि यानी AFCC की मुख्य राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई है? ठीक है, तो वो बेसिकली राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास नाबार्ड, ठीक है, की जो है मुख्य कार्यान्वयन इकाई है। तो ये 2000 जो NAFCC जो है ये 2015 में जो है लाया गया था। ओके, यह योजना एक केंद्रीय योजना के रूप में अपनाई गई है और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को क्रियान्वित
इकाई के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं 58 संरक्षण आंदोलन और राज्य पूछ रहा है। चिपको कहाँ से? तो चिपको जो है उत्तराखंड से, ठीक है, ना कि राजस्थान से, तो पहला गलत। दूसरा साइलेंट वैली, यस, केरला से। अलिप्पो उत्तराखंड से नहीं है, ये कहाँ से है? कर्नाटका से है। तो ध्यान रखना, यूपीपीसीएस 2025 पूछा है ये सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो है कितने सही हुए? वी इज द करेक्ट, ओनली वी। ठीक है, चिपको आंदोलन 1973 में, अलिप्पे 1983, ठीक है, साइलेंट वैली ये बेसिकली 1973, तो ध्यान रखना। फिर चलते हैं 59 पे। 59 क्या है? पर्यावरण प्रभाव आकलन के संदर्भ में। ठीक है, तो पर्यावरण वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के तहत, प्रदूषण निवारण नियंत्रण के तहत नई योजनाओं या आधुनिकीकरण के लिए पर्यावरण मंजूरी ईसी अनिवार्य है? नहीं, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली जो भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1900 प्रभाव आकलन, जो पर्यावरण प्रभाव आकलन है 1986 के तहत एक EIA अधिसूचना है। ठीक है, इन्वायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट जो है इसे कहते हैं। EIA अधिसूचना जारी किया किसके तहत? 1986 के एक्ट के तहत, तो पहला गलत। दूसरा क्या बोलता है? सभी उद्योगों को अपनी परियोजनाओं के निवेश मूल्य पर ध्यान दिए बिना पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA की आवश्यकता का अनुपालन करना अनिवार्य है? नहीं। श्रेणी A और B1 परियोजना के विपरीत B2 परियोजनाओं जैसे कि सिंचाई परियोजना, लघु और मध्यम सीमेंट संयंत्र, तेल और गैस अन्वेषण और 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी छूट प्राप्त है। ठीक है, तो इसका जो है कुछ लोगों को छूट भी प्राप्त है, तो डी इज द करेक्ट। सभी उद्योग जैसा वर्ड यूज हुआ है तो वैसे काट दो इसको। ठीक है, 95% मैंने बोला इस तरह के स्ट्रीम वर्ड लिखे होंगे, केवल, सभी, ये सब तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। 60 पर चलते हैं अब। करंट का क्वेश्चन है, GRAIL ग्रेल मिशन क्या है? तो ग्रेल मिशन बेसिकली चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही। इस मिशन का यहाँ पे गैप करता है और यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने में इस तरह के इजी होते हैं। इसरो दे दिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दे दिया है, तो इसको काट दो। ना जानते हो तो भी काट दो, क्योंकि इस तरह का जब स्टेटमेंट बनाता है इवन यूपीएससी, तो यहाँ पे गलत करता है। ट्रैप यहीं पे बनता है कि कौन सा जो है स्पेस एजेंसी है जो इस मिशन को लॉन्च कर रही है, तो इसको नासा कर रही है। ठीक है, ये इसरो वगैरह नहीं कर रही है। ग्रेल मिशन जैसे भारत इसरो कुछ नहीं कर रहा है, हम लोग कभी सुने नहीं है, तो ये इज द, ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पर अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट, ऐसे सॉल्व करना है हम लोग को। नेक्स्ट 61 पे चलते हैं। जैव विविधता संरक्षण स्थल पर विचार करना है। ठीक है, इसमें बेसिकली पूछ रहा है उपयुक्त में से कितने स्व स्थानीय संरक्षण दृष्टिकोण के उदाहरण हैं? ठीक है, यानी कि इन सीटू की बात कर रहा है। कौन कौन इन सीटू के पार्ट है? इन सीटू मतलब जो मेन स्थान जहाँ पे प्लांट बहुत पुराने समय से, यानी कि जो वहीं पे उसको जो है निकाल के दूसरी जगह पे नहीं प्लांट किया गया है, वो उसका मेन सोर्स है, ओरिजिनेट है। ठीक है, उसे कहते हैं इन सीटू। एक्स सीटू मतलब जो है वहाँ से प्लांट को दूसरी जगह डाइवर्ट करके किया गया है। ठीक है, इन सीटू मतलब वही उसका ओरिजिनल स्थान, और ये ओरिजिनल स्थान नहीं होता एक्स सीटू। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आते हैं? नेशनल पार्क आते हैं इन सीटू में, फील्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। ठीक है, इसमें आएंगे जू आएंगे, इसमें जू आएंगे, बोटानिकल पार्क आएंगे। ठीक है, सफारी पार्क आएंगे। तो वैसे सॉल्व कर लो, वैसे इतना पता हो तो सॉल्व हो जाएगा। जैव विविधता संरक्षण स्थल में इन सीट स्वास्थानी यानी कि इन सीटू में कौन कौन शामिल हैं? तो इन सीटू में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हो गया, सफारी नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व होगा, जंतु उद्यान ये भी नहीं है, तो जो है 1 और 3, तो बी इज द करेक्ट। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट 62 में देखते हैं, एलन के नियम
का सर्वोत्तम वर्णन, ठीक है, एलन का नियम। तो बेसिकली यह कहता है कि शीत जलवायु में स्तनधारी जीवों के अंग और उपांग छोटे होते हैं ताकि उष्मा हानि कम हो, ठीक है। तो ये एलन का बहुत ही सिंपल नियम है, ठीक है, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, 63 पे चलते हैं। 63 जूनोटिक रोगों के बारे में, ठीक है, जूनोटिक रोग के बारे में करंट का क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि जो है ये जानवरों से मनुष्यों में प्रसारित होते हैं, संक्रमण रोग है इसीलिए इसके जूनोटिक रोग कहते हैं। भारत के दक्षिणी क्षेत्र की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में जूनोटिक रोगों का प्रकोप अधिक रहा है, ठीक है, ये भी सही है। जूनोसिस केवल विषाणु और जीवाणु में होते हैं, नहीं, इसके साथ ही कवक में होते हैं, ठीक है, कवक के साथ परजीवी में होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, परजीवी में रहते हैं। अब जो 29% जो है जूनोटिक रोग में जापानी इंसेफ्लाइटिस है, ठीक है, और जो है इसकी ज़्यादातर 1/3 घटनाएं जो है नॉर्थ ईस्ट में देखे गए हैं, पूर्वोत्तर भारत में। ओके, तो इसका 2 सही है, 2 स्टेटमेंट इसके सही है, इसलिए बी इज द करेक्ट। ज़्यादातर इस तरह के कथन केवल 1, केवल 2, केवल, तो बी पे मारना है। अगर पेपर खराब हो रहा है तो पहले तो चेक करो, नहीं सही तो बी पर मारो, केवल 2, केवल 2 वाला ऑप्शन में ज़्यादा सही रहता है। अगर 10 मारे आप तो मान के चलो 7 के आसपास सही जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर आगे। निम्नलिखित सम्मेलनों में से कौन सा विशेष रूप से वैश्विक स्तर पर अपशिष्ट और अन्य पदार्थों की डंपिंग से होने वाली समुद्री प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित है, ठीक है। तो कौन है, तो बेसिकली ये है वियना कन्वेंशन 1985, किससे वैश्विक स्तर पर अपशिष्ट और अन्य पदार्थों की डंपिंग होने पर समुद्री प्रदूषण से संबंधित है ये, ठीक है, समुद्री प्रदूषण, सी इज द करेक्ट, ठीक है। 64 का, सॉरी यार, 64 का जो है बी सही है, लंदन कन्वेंशन, सॉरी, इसके लिए 1972 लंदन कन्वेंशन, ठीक है, लंदन कन्वेंशन है। और मिनीमाता कन्वेंशन बेसिकली मरकरी से संबंधित है, ठीक है, मरकरी से, तो ध्यान रखना 2013 में जो इसे लाया गया था। वियना कन्वेंशन तो ओजोन से संबंधित होगा, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ओजोन से वियना। और बार्न कन्वेंशन ये बेसिकली किससे संबंधित, सीएमएस प्रजातियों से संबंधित, जो बर्ड स्पीसीज हैं, प्रवासी वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों से संबंधित, सीएमएस से, ठीक है। तो लंदन ये सही है। वियना कब आया था, 1985 में। नेक्स्ट मूव करते हैं, 65 पे चलते हैं। 65 में क्या है, मरुस्थलीय जीवों के अत्यधिक गर्मी से जीवित रहने के लिए अनुकूल विशेषताएं क्या क्या होती हैं वहाँ के जीवों में। तो लंबे पैर होंगे, कान लंबे होंगे, ठीक है, जैसे कि ऊँट, ऊँट के लंबे लंबे पैर होते हैं ताकि वो जो है हीट से बचा रहे, ज़मीन से दूर रहे, ठीक है। जैसे कि कंगारू रहेंगे लंबे लंबे पैर, कंगारू, ठीक है। तो ऐसे जीव होते हैं लंबे पैर वाले। निशाचर प्रकृति जो रात में जागे वो भी होते हैं, ठीक है। सांद्रित मूत्र का उत्सर्जन मतलब जैसे कि मरुस्थलीय जीवों में जल संरक्षण के लिए, ठीक है, सांद्रित मूत्र का उत्सर्जन, ठोस पदार्थ का उत्सर्जन तथा पसीना कम बहाना, ठीक है। तो ये सांद्रित मूत्र मतलब लैट्रिन के साथ जो है पेशाब नहीं करते, अलग से टॉयलेट नहीं करते, ठीक है। तो ये इस तरह जो है ये अपने अंदर जल को बचाते हैं, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, सुपोषण यूट्रिफिकेशन के संदर्भ में, ठीक है। यूट्रिफिकेशन क्या है, तो बेसिकली वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी जल निकाय में खनिज और पोषक तत्वों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कि एक तालाब है और चारों तरफ पब्लिक रहती है, ठीक है, इधर मोहल्ला है, तो जो है बाद में चल के ये काफ़ी इसमें जो है मिनरल्स हो जाएंगे, ठीक है, यूट्रिफिकेशन हो जाएगा। सुपोषण यानी कि काम से ज़्यादा यहाँ पे न्यूट्रिशन हो जाएगा। अब ज़्यादा न्यूट्रिशन हो जाएगा, नुकसान देखो, यहाँ पे जो है प्लांट जलकुंभी उगने लगेंगे। अब पूरा जलकुंभी इसको छा जाएगा पूरे को, ठीक है। अब छा जाएगा तो इसके अंदर जो अभी ये जो है वो नहीं कर पाएंगे, जो इसके अंदर फिशेस रहती हैं, मछलियाँ या अन्य जीव जो जलीय जीव हैं, वो अपना ऑक्सीजन, वो सन से दूरी बन जाएगा, उनको रोशनी और ऑक्सीजन भी उनको
जो है नहीं प्राप्त होगा, इससे उनका डेथ होगा। ठीक है, यह एक मानव निर्मित प्रक्रिया है। मैंने बोला कि इस सब का जो नाली इसी में जाएगा, तो ये है यूट्रिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, और प्राकृतिक रूप से घटित नहीं होती है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से भी होती है, जैसे कि किसी माइंस एरिया में है तो। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा, ये नाइट्रेट और फास्फेट सुपोषण के प्रमुख संदूषक हैं। यस, ये जलीय पर्यावरण में पादपों की वृद्धि को बाधित करता है। नहीं यार, पादप तो बढ़ेंगे, प्लांट बढ़ेंगे, लेकिन उसके अंदर जो जीव हैं, ठीक है, एनिमल, वो जो है प्लांट एनिमल, उस वाटर एनिमल, वो जो है बेसिकली उनको नुकसान होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, 67 पे चलते हैं। पेयजल में रसायनों के हानिकारक प्रभाव क्या है? ठीक है, तो इसके हानिकारक प्रभाव क्या है? पेयजल में फ्लोरीन की कमी से दांतों में क्षय रोग की समस्या होगी, बिल्कुल। पेयजल में सीसे की उच्च सांद्रता, यानी कि सीसा अधिक है तो ब्रेक या यकृत को नुकसान होगा, लीवर को नुकसान होगा। तो सी इज द राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, 68 पे चलते हैं। 68 क्या कहता है? जैव आवर्धन, यानी कि बायो मैग्निफिकेशन के बारे में पूछ रहा है। तो बेसिकली बायो मैग्निफिकेशन के बारे में पूछ रहा है, तो यह निम्न से उच्च पोषक स्तरों तक विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को संदर्भित करता है। यस। दूसरा, वसा में घुलनशील पदार्थ जैव आवर्धन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यस, ये सामान्य तौर पर प्राथमिक उत्पादकों को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। नहीं, ठीक है, ये बेसिकली जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित जीवों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, विषाक्त पदार्थों के लिए प्रारंभिक प्रवेश बिंदु है। हालांकि ये प्राथमिक उत्पादक उच्च सांद्रता का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि वह दूसरों का उपयोग नहीं करते। ठीक है, तो प्राथमिक उत्पादकों में सबसे ज्यादा नहीं होता। तो इसमें जो है बी इज द करेक्ट। देखो, फिर बी सही हुआ। अगर हम न जाने तो भी बी पर मार सकते हैं। ठीक है, 70% चांस है उसको सही होने। अगर 50% से ज़्यादा है तो भी आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं आएंगे। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिए किन मानदंडों का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें जो है प्रजातियों की उच्च प्रचुरता देखेंगे, उच्च स्थानिकता देखेंगे, खतरे की संभाव्यता देखेंगे। सी इज द करेक्ट। ठीक है, इसमें सम्मानीय पादपों की प्रजातियां जो है बेसिकली 1500 होना चाहिए। ठीक है, 1500 सम्मानीय पादपों की स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए। उसके साथ उच्च स्थानिकता होनी चाहिए 30%। ठीक है, 30% उस जो मूल वनस्पति या उससे कम शेष बचा हो, लगभग 30%। उसके साथ ही खतरे के संदर्भ, यानी कि जो इन्वेसिव स्पीसीज हैं उसकी उपस्थितता ना हो। ठीक है, इन्वेसिव स्पीसीज जो है, बाहरी प्रजातियां जो है वो ना आई हो, तो उससे खतरा नहीं रहेगा। तो सी इज द करेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करते हैं। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में। ठीक है, तो ये क्या कहता है? बेसिकली केंद्र सरकार द्वारा मुख्य वन्य जीव वार्डन की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा नहीं है, राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार एक मुख्य वन्य जीव वार्डन की नियुक्ति करती है। तो पहला गलत। दूसरा क्या कहता है? दूसरा है यह स्वस्थानीय और वाह्य स्थानीय दोनों प्रकार के संरक्षण क्षेत्रों को बढ़ावा देता है। यस, इसमें केवल पशु प्रजातियों को संरक्षण किया। जैसे केवल वर्ड आ गया तो इसको काटो, केवल तो 3 काटो तो ये कट जी, पूरा आंसर आ जाएगा ये। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या तो आप पहले देख लो अपना दिमाग लगा के, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है केवल एनिमल नहीं है, एनिमल के साथ जो है प्लांट भी है। ठीक है, कोई भी एक्ट जो है एनिमल और प्लांट दोनों को बचाता है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो 1972 का एक्ट है, को पादपों और जंतुओं दोनों प्रजातियों के संरक्षण के लिए अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेसिक। फिर 71 पे चलते हैं। भारत की जलवायु कार्रवाइयों की पंचामृत रणनीति के संदर्भ में ग्लासगो समिट हुआ था। 2021 में। ठीक है, ग्लासगो, ये कॉप की 26 मीटिंग थी, सब याद रखना फैक्ट। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भाग लिए थे, पीएम भाग लिए थे। इसमें पंचामृत का कॉन्सेप्ट लाए थे। ठीक है,
पंचामित्र का कॉन्सेप्ट लाया था। पंचामित्र जो होता नहीं है प्रसाद के साथ जब हम लोग कथा सुनते हैं, तो उसमें जो है पंचामित्र 5 चीजों को इन्होंने इंक्लूड किया था, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें 2 इसमें लिखे हुए हैं। 2030 तक 500 गीगावाट जो है जीवाश्म उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त, गैर जीवाश्म यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट कर देना है 2030 तक। तो पहला सही। दूसरा 2070 तक नेट जीरो, ये भी सही है। तो पहला दूसरा हो गया। अब तीसरा देखो भैया, 1 बिलियन टन कार्बन की कमी करना है कब तक? 1 बिलियन कार्बन की कमी करना 2030 तक, ये तीसरा हो गया। चौथा क्या है? चौथा है 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 2005 के स्तर की तुलना में 45% कार्बन उत्सर्जन में कमी करना है 2030 में। ठीक है। अगला क्या है? तो 5 तो हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक नेट जीरो हो गया, 2 हो गए, 3 4 5 हो गए। ठीक है, और जो है एक है 2030 तक 50% जो है रिन्यूएबल एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये जो है 5 हो गए, तो इसमें दोनों सही हैं। ये बेसिक चीज जो है प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी चीज लाया था। अगला है 72 नंबर पे चलते हैं। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में है। ठीक है, प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट के संदर्भ में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो साइट का सचिवालय आईयूसीएन द्वारा प्रशासित, तो आईयूसीएन ना, यूएनईपी के द्वारा। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा, इसे अनुसमर्थित करने वाले देशों को यह बाध्यकारी नहीं है, नहीं बाध्यकारी है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बाध्यकारी बेसिकली साइट जो है। अब साइट के बारे में हम लोग जान जाते हैं। साइट बेसिकली ये 1975 में प्रभाव में आया। ठीक है, वर्तमान में 183 इसके पक्षधार हैं, जिसमें देश एवं क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन भी है। ठीक है, इसमें जो है पादप और प्लांट, प्लांट और एनिमल दोनों को जो है बचाव करता है। ठीक है, अलग अलग श्रेणी बना के। तो इसमें जो है डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, 73 पर चलते हैं। पृथ्वी की जैव विविधता के संदर्भ में, ठीक है, जैव विविधता के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा सही है? तो बेसिकली सभी दर्ज की गई प्रजातियों में 70% से अधिक जंतु हैं। ठीक है, जितने भी प्रजाति हैं उसमें 70% जंतु है, 30% प्लांट। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 74 पे चलते हैं। पर्यावरण में हानिकारक प्रदूषकों के अपघटन हेतु कवक फफूद का उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बायो माइको रेमेडिएशन। ठीक है, बी इज द करेक्ट। माइको रेमेडिएशन एक कवक को करता है, तो इसे पूछ लेगा माइको क्या है, तो फंगस माइक कवक से जुड़ा है। ठीक है, रेमेडिएशन क्या है? रेमेडिएशन बेसिकली सफाई या विषहरण है। ठीक है, बायोलिंचिंग जैव निछालन है। अब देखते हैं 75 को। पवित्र उपवनों के संदर्भ में, ठीक है इसे देशज समुदायों द्वारा आध्यात्मिक या सांस्कृतिक पवित्र स्थलों के रूप में संरक्षित किया जाता है। यस, ठीक है। दूसरा, उनकी अछूती और प्राकृतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार का मानवीय व्यवधान निषिद्ध है। ये गलत। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है व्यवधान होता है। ठीक है, जो है लोगों की धारणा है कि इन स्थानों पर उगे पेड़ पौधों की किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने या देवी देवता नाराज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है नुकसान नहीं पहुंचा, जैसे परिणाम स्वरूप बाढ़ तूफान सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाएं आने लगती हैं। यही नहीं, तरह तरह की बीमारियां फैलने लगती हैं और फसल नष्ट। यही कारण है कि कुछ पवित्र वनों में गिरी हुई सूखी पत्तियां या फल भी छुए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना।
तो इसमें 75 में जो है ए इज द करेक्ट। प्राकृतिक, तो प्राकृतिक जो है प्रकोप तो रहेगा, वही जो है यहाँ गलत कर रहा है स्टेटमेंट को। नेक्स्ट 76, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जू के बारे में, ठीक है, जू के बारे में है। तो ये क्या कह रहा है, इसका गठन जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हुआ था, नहीं, वो 86 के तहत नहीं, एक्ट जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बना है 1972 के द्वारा हुआ था। तो पहला गलत। दूसरा, चिड़ियाघरों के बीच संकटग्रस्त श्रेणी के जंतुओं के आदान प्रदान के विनियमन विनियमित किया जाता है, यस, तो बी इज द करेक्ट, ठीक है, चिड़ियाघर में। नेक्स्ट चलते हैं 77 पर। 77 पर, यह एक ही प्रजाति के भीतर विविधता को संदर्भित करता है। यह विविधता पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति प्रजातियों के अनुकूलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे प्रजातियां व्यापक पर्यावरणीय परिवर्तनों के दौरान भी जीवित रह सकती हैं, ठीक है। इस परिच्छेद में किस प्रकार की जैव विविधता का उल्लेख किया गया है, तो ये बेसिकली आनुवांशिक जैव विविधता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 78 पे। 78 सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के संदर्भ में है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य 2000 लक्ष्य 13 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, बिल्कुल। 13 एसडीजी 13 जो है, एसडीजी 13 वो जो है इसी से संबंधित है। एसडीजी 17 एसडीजी है, इसके जो है याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एसडीजी इंडिया इंडेक्स ये सांख्यिकी कार्यालय मंत्रालय द्वारा नहीं है, नीति आयोग का है, ठीक है। तो जो है पहला इसमें सही है। अब एसडीजी 17 है, ये 2030 तक ये डेवलप की बात की गई है, ठीक है। 17 एसडीजी है और 166 जो है इसके इंडेक्सेस। और कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट। पहला तो हो गया, पहला क्या हो गया, नो पॉवर्टी। दूसरा क्या हो गया, जीरो हंगर। तीसरा क्या हो गया, हेल्थ हो गया। चौथा क्या हो गया, शिक्षा हो गया। पांचवा क्या हो गया, जेंडर इक्वालिटी हो गया, यानी कि विमेन को। छठा क्या हो गया, क्लीन वाटर हो गया, छठा क्लीन वाटर है। सातवां क्या हो गया, सातवां क्लीन एनर्जी है, ठीक है। आठवां इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, डिसेंट वर्क है। नौवां इंडस्ट्री है। 10वां रिड्यूस इन इक्वालिटी है, ठीक है। 11वां क्या है, सिटीज से संबंधित है। 12वां क्या है, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन से संबंधित। 13 क्या है, 13 क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। 14 क्या है, वाटर, वाटर वाटर से जो है। 14 क्या है, लाइफ बिलो वाटर यानी कि ओशियन से संबंधित है, ठीक है। 15वां क्या है, ये जो है लाइफ ऑन लैंड के बारे में बात करता है। और 16 क्या है, ये जो है प्लेसेस जस्टिस एंड द स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात करता है। 17 नंबर क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, सबके साथ पार्टनरशिप करके डेवलपमेंट की बात की गई, ठीक है। तो इस तरह हमें याद होना चाहिए सब, इसमें मुझे मैक्सिमम चीज़ें याद है। और एलिमिनेट भी कर सकते हो, इसमें आधा याद कर लो, आधा के बाद एलिमिनेट कर सकते हो, तो ये इजी है, कोई इतना बहुत कठिन नहीं है। क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं स्टेट एग्जाम में और भी इसमें, ठीक है। और मेंस में लिखोगे तो फैक्ट तो पता होना चाहिए ना कुछ थोड़ा बहुत। एक फिर ये पूछ रहा है कौन सा टाइगर रिजर्व है, चलो गेस करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो गेस करते हैं इसको हम लोग, तो जो है पश्चिमी घाट में है, सह्याद्री का नाम है। अब सह्याद्री पहले हमें ध्यान होना चाहिए, सह्याद्री टाइगर रिजर्व भी है, तो अगर है तो वही होगा, ठीक है। सह्याद्री पर्वत पर स्थापना जनवरी 2010 में हुआ था, और यह पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सतारा, सांगली, रत्नागिरी जिलों में फैला है। यहाँ समृद्ध सदाबहार, अर्ध सदाबहार, अर्ध पर्णपाती पाए जाते हैं। पश्चिम महाराष्ट्र का पहला टाइगर रिजर्व है और राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है ये, ठीक है। 2 संरक्षित क्षेत्रों अर्थात कोयना वन्य जीव और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान इसमें आते हैं। तो ये बेसिकली सह्याद्री नाम है, तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला का कौन सा क्रम सही है, तो डायनोफ्लेजेट्स लेट्स जो है ये कॉपेपोड्स और हेरिंग, ये जो है सही क्रम है।
ओके, नेक्स्ट चलते हैं 81 पे चलते हैं, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 81 पे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2022। ठीक है, अब जो है ये कह रहा है कि अनुसूची वन में कौन होता है, तो अनुसूची वन में उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त प्राणी होते हैं, बिल्कुल सही। सेकंड में क्या कहता है अनुसूची सेकंड में, तो इसमें निम्न स्तर का संरक्षण प्राप्त प्राणियां होते हैं। ठीक है, अनुसूची थर्ड में साइट्स के अंतर्गत परिशिष्ट में सूचीबद्ध पादप नमूने होते हैं। ठीक है, तो जो है ए इज द करेक्ट, ए की स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त वन प्रबंधन के संदर्भ में। ठीक है, 82 नंबर। तो पहला है, या वन प्रबंधन का ऐसा मॉडल है जिसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों ही नियोजन और संरक्षण कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। केंद्र सरकार नहीं होता, राज्य सरकार होता है केवल। ठीक है, पहला गलत। दूसरा, या पहली बार राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत मान्यता दी गई थी। यस, तो बी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 83 पे, स्वच्छ स्वच्छ विकास क्रिया विधि संयुक्त कार्यान्वयन और अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार निम्नलिखित में से किसके भाग हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्योटो के प्रोटोकॉल के भाग है। स्वच्छ विकास क्रिया विधि, संयुक्त कार्यान्वयन, अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार। ठीक है, तो ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल, इसके अंतर्गत जो है स्वच्छ विकास क्रियाविधि संयुक्त कार्यान्वयन और उत्सर्जन व्यापार से संबंधित। 84 चलते हैं, पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू जेट विमान। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो F-35 ये कहाँ का है ऐसे पूछ रहा है, तो F-35 ये यूएस का है। एफ नाम के जितने हैं वो फाइटर्स वो यूएस के जाएंगे। एस यू कहाँ का है, तो ये जो है यूएस रसिया का ही है। J-20 ये चाइना का है, ना कि जापान का है। ठीक है, तो ये किसमें सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 85, भारत में ध्वनि प्रदूषण के विनियमन के संदर्भ में है। ठीक है, तो इसमें जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुमेय ध्वनि स्तर निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो ये इज द करेक्ट। सेकंड नंबर पे जो है इसके जो है ध्वनि प्रदूषण के अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों और न्यायालयों के परिसर के 2 किलोमीटर तो बहुत दूर हो गए भाई, 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर क्या, 100 मीटर के अंदर, 100 मीटर के भीतर क्षेत्र को लाइसेंस जोन घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इज द करेक्ट। 86 पे चलते हैं, अम्ल वर्षा के संदर्भ में। ठीक है, अम्ल वर्षा के संदर्भ में, अम्ल वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का परिणाम है। यस, बिलो द 7 पीएच, किससे, पीएच 7 से जो कम होता है वो अम्ल होते हैं। अम्ल वर्षा पीएच का मान 5.7 से कम होता है। यस, 5.6 से कम होता है। यस, ये भी सही है। अम्ल वर्षा जल के पादपों को संरक्षित कर देती है, जिससे भारी धातुओं का पेयजल से निछालन होता है। ठीक है, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट वो मूव करते हैं 87 का, ये ओजोन के संदर्भ में। ठीक है, कौन सही नहीं है ऐसा पूछ रहा है, तो जो है ओजोन उष्मागतिकी दृष्टि से ऑक्सीजन से अधिक स्थिर होता है, नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन से कम स्थिर होता है ओजोन उष्मागतिकी दृष्टि से। ठीक है, तो ध्यान रखना। ओजोन ऑक्सीजन ज्यादा उष्मागतिकी दृष्टि से स्थिर होता है। क्षोभ मंडलीय ओजोन ग्रीन हाउस गैस है। यस, ठीक है, पूछा था कौन कौन गलत, तो क्षोभ मंडलीय जो ग्रीन हाउस गैस, वो ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, अगर लिखा होता समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर
तो वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रा वायलेट रेस से। समतापीय मंडल, समतापीय मंडल, ठीक है। वो जो लेयर है 20 से 50 किलोमीटर के बीच में जो ओजोन परत पाए जाते हैं, वो जो है अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकता है पृथ्वी से हम लोग के यहाँ आने से, ठीक है। तो ये नुकसानदायक है जो हम लोग सांस लेते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस में है, लेकिन वो नहीं है, वो हम लोग के फायदेमंद है। तो दूसरा जो है सही है। तीसरा, समताप मंडल में सूर्य की पराबैंगनी किरणें यूवी विकिरण से हमारी रक्षा करने के लिए एक परत का निर्माण करते हैं, वही बात जो मैंने बताया। तो इसका क्या, कौन गलत है? ए इज द करेक्ट। हाँ और नहीं, सही और नहीं दोनों देख लेना है, कौन पूछ रहा है सही, कौन पूछ रहा है गलत। तो ये जरूर देखो। ओजोन अवक्षय के बारे में 88 नंबर पे चलते हैं। ओजोन अवक्षय, ठीक है। ओजोन डिप्लेशन जो किसमें है, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल में है, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अपने यहाँ ओजोन जो है ट्रोपोस्फियर की बात नहीं कर रहा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इत्यादि विषाक्त कार्बन अणु हैं जो ओजोन क्षय का कारण बनते हैं, नहीं, ठीक है, ये गलत है। ओजोन परत की अवक्षय का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन है, जिसे फ्रियान कहते हैं, ठीक है। और ये गैर विषाक्त कार्बन अणु है, ठीक है। तो इन्होंने विषाक्त लिखा है, गैर विषाक्त। तो ये ओजोन का नुकसान करे, ना कि हम लोग को नुकसान करे। तो ये जो है गैर विषाक्त है, यानी कि नॉन डेंजरस, गैर विषाक्त, पहला गलत। दूसरा, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल ओजोन अवक्षय का कारण बनने वाली अभिक्रियाओं के लिए सतह प्रदान करते हैं, यस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पराबैंगनी विकिरणों द्वारा विघटित होकर क्लोरीन मुक्त मूलक उत्सर्जित करते हैं, यस। तो बी इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 89 पे। कौन से हानिकारक पदार्थ ई अपशिष्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो डाईऑक्सिन में पाए जाते हैं, फ्यूरान में पाए जाते हैं, कैडमियम में पाए जाते हैं, क्रोमियम में पाए जाते हैं, सभी में जो है ई अपशिष्ट पाए जा रहे हैं, तो ध्यान रखना। सॉरी। फिर 90 पे चलते हैं। करंट का है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार स्वस्थानीय यानी कि इन सीटू में एक्सरे का विवर्तन का उपयोग करके तरल कार्बन की संरचना का अध्ययन किया है। तरल कार्बन के संदर्भ में कथनों को देखना है, ठीक है। इसके अस्तित्व के लिए -40 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान और कई मेगा पास्कल से अधिक दाब की आवश्यकता होती है, गलत, ठीक है। कार्बन तत्व के लिए चरम दशाओं की आवश्यकता होती है, लगभग 4000 केल्विन के पर, ठीक है, माइनस में नहीं। दूसरा, ग्रहों के आंतरिक भाग में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, यस, ठीक है। तो जो है बी इज द बी का दो सही है। नेक्स्ट चलते हैं 91 नंबर पे। हाल ही में सुर्खियों में रहा ध्रुव पहल क्या है, ध्रुवा पहल क्या है, सर्वश्रेष्ठ वर्णन क्या है इसका? तो ये बेसिकली एक बेहतर सेवा वितरण के लिए भारत के प्रत्येक घर के लिए एक विशिष्ट जियो कोडेड डिजिटल पता प्रदान करने वाली पहल है, ठीक है। तो पता जियो कोडेड डिजिटल का पता प्रदान करने वाली, ठीक है, पहल है एक, ध्रुवा पहल। नेक्स्ट चलते हैं, वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली ग्यास कार्यक्रम के संदर्भ में है, ठीक है। तो जो है तो यूनेस्को की एक पहल है जिसके उद्देश्य विश्व भर में कृषि विरासत की पहचान और संरक्षण करना है। तो यूनेस्को की नहीं है, फाओ की है, तो पहला गलत। दूसरा दूसरा है, इसमें भूमि आधारित और जल आधारित दोनों प्रकार की कृषि विरासत प्रणालियां शामिल हैं, यस। तीसरा है, वैश्विक रूप में महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का कोई स्थल शामिल नहीं है, गलत, ठीक है। भारत में 3 गैस मान्यता प्राप्त हैं, जम्मू कश्मीर के पंपोर क्षेत्र में केसर विरासत कृषि, ठीक है, केसर होता है वहाँ पे, वो है इसका ये आंसर, केसर है जम्मू कश्मीर का, केसर एग्रीकल्चर। उड़ीसा में कोरापुट कोरापुट में पारंपरिक कृषि होता है, ठीक है, कोरापुट में। तीसरा है, केरल के कुट्टूनाड में समुद्र तल से नीचे कृषि,
ठीक है, केरल में है एक, तो ये है 92 का, ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 93। ठीक है, 93 साइबर सुरक्षा के संदर्भ में डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ द सर्विस पद जो है किससे संबंधित है? तो यह एक हमला को जिसमें कई सिस्टम मिलकर एक लक्षित सर्वर या नेटवर्क को इतनी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं कि वह वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 94 पर। प्रतिपूरक वनीकरण कोष क्या है? ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो जो है इसे संसद द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। यस, 2016 में एक अधिनियम आया है उसके तहत। दूसरा, भारत के लोक लेखा के अधीन रखा गया है। यस, ये भी सही है। राष्ट्रीय कोष को कुल प्रतिपूरक वनीकरण कोष का आधे से अधिक हिस्सा प्राप्त होता है। तो आधे से अधिक हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, 10% प्राप्त होता है मात्र। तो इसमें बी इज द करेक्ट। देखो ज्यादातर में बी इज द करेक्ट है, तो अब ना आए और पेपर सही ना जा रहा हो तो बी मार के आओ। निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत में आर्थिक पूंजीगत फ्रेमवर्क विकसित किया है? ठीक है, तो आर्थिक पूंजीगत फ्रेमवर्क बेसिकली आरबीआई ने बनाया 2024 और 25 में। ठीक है, नेक्स्ट 96 पे चलते हैं। 96 क्या है? पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में, ठीक है, कौन सही नहीं है? तो जो है इसमें जो है प्राथमिक अनुक्रमण अनावृत चट्टान, लावा, रेत के टीले जैसे सतहों पर शुरू हो सकता है। दूसरा, द्वितीयक अनुक्रमण बाढ़, वनाग्नि, कृषि से प्रभावित क्षेत्रों में देखा जा सकता है। बिल्कुल। एक चरम समुदाय अपेक्षाकृत स्थिर होता है तथा क्षेत्र की जलवायु के साथ संतुलन में रहता है। बिल्कुल सही। परिस्थिति अनुक्रमण में समय के साथ प्रजातियों की विविधता सामान्यतः घटती है नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये जो है गलत है। इसमें जो है पारंपरिक चरणों में प्रतिकूल दशाओं को सहन करने वाली प्रजातियां होती हैं। ठीक है, इसमें सहन करती है। तो जो है सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 97 पे। परिस्थितिकी के संदर्भ में अंतर जातीय परजीविता एमेनसेलिज्म से तात्पर्य क्या है? तो बेसिकली बी है एक ऐसा संबंध जिसमें एक प्रजाति को हानि होती है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। ठीक है, फिर चलते हैं 98 पे। 98 में 98 जैव अन्वेषक बायो प्रोस्पेक्टिंग प्रकृति में फार्मास्यूटिकल, कृषि, सौंदर्य प्रसाधनों और अन्य अनुप्रयोगों के लिए वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान उत्पादों का विकास करने के उद्देश्य से जैव रासायनिक और आनुवंशिक जानकारियों का व्यवस्थित अन्वेषण करता है। ठीक है, बायोपायरेसी किसी अन्य समुदाय, राज्य राष्ट्र से संबंधित मूल जैविक सामग्रियों का अवैध संग्रहण और पेटेंट करना है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट, दोनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं 99 पे। 99 क्या कहता है? कौन सा पर्यावरण प्रबंधन के संदर्भ में फाइटो रिमेडिएशन की प्रक्रिया का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ठीक है, तो ये बेसिकली मृदा, जल या वायु से प्रदूषकों को अवशोषित करने, निम्नीकृत या नियंत्रित करने के लिए हरित पादपों का उपयोग करता है। ठीक है, इसके बाद 100 को देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ जैवोपचार इंट्रिंसिक बायोरिमेडिएशंस की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन है? ठीक है, तो बेसिकली भोजन और पर्यावरण से अवशोषण के कारण जीवों के शरीर के कुछ ऊतकों में एक पोषी स्तर के भीतर किसी पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि को बताता है। ठीक है, कौन बताता? अंतस्थ जैवोपचारी जैव उपचार बेसिकली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं टेस्ट नंबर 9 में, जो कि पॉलिटी है।